कब्जा करने का कानून है। ये जो अगर कोई बोल रहा है कि कब्जा मुक्त, ये कब्जा करने का सारा क्लाउज आप पढ़ लीजिए ना, आपको जो बताए लिमिटेशन से लेके हर चीज़। आप जो है कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई उस पर आवेदन दे दिया डीएम के यहाँ, तो आप बोलते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी जब तक के वो जजमेंट नहीं हो। 50 साल लग जाएंगे। डीएम जजमेंट दिया, लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 20 साल 50 साल लग जाएगा, तो अब वक्फ की प्रॉपर्टी वो वक्फ नहीं रहेगा। तो ये कहाँ से आप कब्जा मुक्त कर रहे हैं? आप इसमें लिमिटेशन लेके आए हैं कि 12 साल तक कोई जो है कब्जा रहेगा वक्फ की ज़मीन पर, तो उसको लेजिटिमेट हो जाएगा। तो आप जो है कहाँ वक्फ को बचा रहे हैं, आप तो और उसको लुटवाने का इंतजाम कर रहे हैं। कानून मानना पड़ेगा तो ठीक है, कानून आप पास किए हैं, आप संविधान के विरुद्ध पास किए हैं, तो इसलिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है ना, इसलिए लोग गए, जो कानून के मानने वाले ही ना लोग गए। हम लोग कानून को मानते हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएं और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। तो चुनाव में पता चलेगा, चुनाव में पता चलेगा कि जो है उसका क्या असर पड़ा है। चुनाव से पहले सब लोग अपनी बातों को, अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली इस बिल से मुसलमान बिहार में बहुत नाराज़ हैं, और ये नाराज़गी दूर नहीं हुई तो ये वोट अगेंस्ट में, वोट में परिवर्तन होगा, तो पार्टी को नुकसान होगा। हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, रात दिन लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो मुझे पता है। स्वागत है आप सभी का। जिस तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जेडीयू और टीडीपी ने इसका समर्थन किया था बिल का, लेकिन जेडीयू के कई नेताओं ने इस समर्थन की वजह से पार्टी से इस्तीफा दिया। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता मास्टर मुजाहिद आलम। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पार्टी की लाइन अलग थी, लेकिन ये पार्टी की लाइन से हटकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और याचिका दाखिल की थी। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने पार्टी से बगावत की और पार्टी के समर्थन के बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। क्या लगता है डॉक्टर मास्टर साहब, जिस तरीके से पार्टी ने तो सदन में, दोनों सदनों में इसका समर्थन किया, लेकिन कई नेताओं ने बिहार में फिर बगावत की और आप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, आखिर ऐसा क्या हो गया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया असरार अहमद साहब, मोहम्मद अली साहब, मुझसे बात करने के लिए। जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगस्त 2024 में पार्लियामेंट में ले हुआ, उसके बाद से ही मैं उसका अध्ययन कर, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय जानकर कई बिंदुओं पर मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी। पार्टी के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री को भी, कई मंत्रियों को भी, और फिर जेपीसी के जो अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी को, और जो संयुक्त सचिव थे जेपीसी के, उनको भी मेल रजिस्टर्ड और वक्फ बोर्ड के थ्रू अपनी जो आपत्तियां जो है उस दिया गया था। और पार्टी स्तर पर भी जो हमारे पार्टी का प्रदेश कार्यालय पटना में है, वहाँ पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिली तंजीमों के साथ बैठे थे। मैं भी वहाँ मौजूद था। माननीय मंत्री ललन सिंह जी थे, विजय चौधरी जो बिहार सरकार के सीनियर मिनिस्टर हैं, जमा खान साहब जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, खालिद अनवर साहब जो पार्टी के एमएलसी हैं, मैं खुद था, और दोनों वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब, और मिली तंजीमें जो इमारत शरिया और दीगर तंजीमों के नुमाइंदे थे। वहाँ बहुत देर तक बात हुई और फिर लिखित रूप से जो आपत्तियां मांगा गया, पार्टी स्तर पर ये बोला गया जो चिंताएं हैं खासकर माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, और तो उनको जेपीसी के समक्ष पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर मजबूती से रखा गया है, और जो इस पर चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन बिल जब पार्लियामेंट से पास हो गया, उस वक्त भी आश्वस्त किया गया कि पार्टी के स्तर से कुल 5 बिंदुओं को जो आपत्तिजनक थे उसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन जब उसका गजट नोटिफिकेशन आया
तो उसमें बहुत सारे जो बिंदु थे, जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, संविधान के मौलिक अधिकारों का जो उसमें हनन हो रहा था, तो हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया और अल्टीमेटली हम सुप्रीम कोर्ट भी आए और यहाँ पर जो है एक याचिका दायर किए 19144/2025। आज 2 घंटे सुनवाई हुई और कल जो है आइटम नंबर 59 के तहत मेरा केस जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस और 2 जस्टिस के जो 3 जजेस का बेंच है उसमें सुनवाई के लिए लिस्ट है और कल उम्मीद है कि कुछ बेहतर फैसला आना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तभी पार्टी ने ये कहा था कि हम इसका विरोध करेंगे या जो बिंदु बनाए थे, लेकिन जब गजट आया तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है, तो क्या बिल जब पार्लियामेंट में आया था उसके बाद जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें हमारे पार्टी के सीनियर मिनिस्टर विजय चौधरी के द्वारा ये प्रेस के थ्रू बताया गया था कि जो आपत्तियां हैं माइनॉरिटीज़ की या हमारे मुस्लिम लीडर्स की, पार्टी के लोगों का, उन बातों को जेपीसी के समक्ष सरकार और पार्टी द्वारा मजबूती से रखा गया है, इसलिए इसमें जो है कोई ये सब बिंदु जो है नहीं रहेगा। लेकिन फिर गजट के आने के बाद सारे बिंदु उसमें थे? नहीं, उसमें कुछ नहीं भी थे, लेकिन जो मेन था जो वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और जो है जो सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में जो वक्फ बोर्ड है, 32 वक्फ बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें 2 नॉन मुस्लिम होंगे, ये सब था। और जो वक्फ बाय यूज़र के बारे में बताया गया था कि विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जब से कानून लागू होगा तब से ये और जो है इस पर असर नहीं कर, लेकिन गजट में अलग था और उस पर भी ही आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर तक बहस हुई और याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर वकील राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब और जो है CU सिंह और जो है वकील बात किए और सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता जी और हरीश साल्वे साहब भी जुड़े थे जो बिल के फेवर में थे और कई वकील थे। लेकिन क्या लगता है आपको, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो आपने अपनी पार्टी के नेताओं से बातचीत की कि आपने तो वादा ही किया था लेकिन ये सब हो रहा है? नहीं, बात किए थे, पार्टी के नेताओं से बात किए और उस वक्त गजट नोटिफिकेशन नहीं आया था। गजट नोटिफिकेशन के बाद फ़ोन से बात हुई, जब पार्लियामेंट से लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया तो उस वक्त उसके बाद मैं पार्टी के नेताओं से बात किए थे फेस टू फेस, तो उस वक्त बताया गया कि ये पॉइंट्स इसमें नहीं हैं और कोई भी मस्जिद, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, यह जो वक्फ बाय यूज़र्स के तहत आता है तो वो इफ़ेक्टिव उस पर कोई असर नहीं होगा इस बिल से। लेकिन जब गजट नोटिफिकेशन आया तो उसके उल्टे था। अच्छा, जब पार्टी के नेता लगातार इस्तीफा दे रहे थे और आप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो वो पार्टी को वोट नहीं दिला सकते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, चले जा रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्या ऐसा है? पार्टी को तो माइनॉरिटीज मुसलमान का वोट नीतीश कुमार को हमेशा मिला, कभी ज़्यादा कभी कम, और पहले तो बहुत ज़्यादा मिला है। मैं खुद 2 बार MLA रहा हूँ, इस बार जो है JDU से किशनगंज लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ तो मैं 2 बार जो JDU से जीता हूँ, मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में मुझे मिला है, हर जगह मिला है। हाँ, लेकिन बीजेपी के साथ रहने के कारण, बीजेपी के नेताओं के बरबोले के कारण माइनॉरिटीज़
को जो का सेंटिमेंट्स भड़का है और जो है वोट कम हुआ है ये बात। लेकिन ये कोई नेता कहता है कि वोट नहीं दिया है, वो गलत बोल रहा है, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो नेता जा रहे हैं जाने दीजिए, इनसे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। कैसा है कि आप लोग पार्टी छोड़े, बहुत सारे नेता और भी इस्तीफा दिए, आप भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो ठीक है, वो अब बोलने के लिए हर आदमी यही बोलता है, हर पार्टी यही बोलता है। वो तो चुनाव में पता चलेगा, चुनाव में पता चलेगा कि जो है उसका क्या असर पड़ा। चुनाव से पहले सब लोग अपनी बातों को, अपनी पार्टी को डिफेंड करता है, लेकिन अल्टीमेटली इस बिल से मुसलमान बिहार में बहुत नाराज़ हैं और ये नाराज़गी दूर नहीं हुई तो ये वोट अगेंस्ट में, वोट में परिवर्तन होगा तो पार्टी को नुकसान होगा। हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, रात दिन लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो मुझे पता है। हम तो मीडिया में देखते हैं कि पसमानदा मुसलमान, फलाना मुसलमान, कहीं मिठाई बट रहा है, बहुत खुश हैं। मैं समझता हूँ इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से 4 अप्रैल के बाद मैं 10,000 कम से कम मैं बोल रहा हूँ लोगों से मिला हूँ, लेकिन एक भी, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट, एक भी नॉट ए सिंगल मैन मिला जो इसके समर्थन में हो। अब ये लोग कहाँ से लाते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के, तो वही लोग बता सकते हैं। अच्छा माचिद साहब, इतने लंबे समय से आप जेडीयू में रहे, तो कौन सी ऐसी बात लग गई आपको, हट हो गए कि आप पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं? यही वाला जो ये कानून जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, इसमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। आर्टिकल 25, 26 और जो है इस तरह का जो है एक कानून लाया गया है एकदम। हमारे मोदी जी बात करते हैं कि एक देश एक कानून, तो अगर इस दिशा में भी वो पहल कर देते कि भाई मंदिर ट्रस्ट, गुरुद्वारा ट्रस्ट और जो वक्फ जो अल्लाह के नाम पर होता है, एक इस्लामिक कंसेप्ट है, तो सब में एक कानून ला देते, तब हम समझते हैं कि मंदिर में के ट्रस्ट में कोई मुसलमान नहीं हो सकता है। बहुत जगह कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर अगर मुसलमान होगा तो वो नहीं होंगे, उसके नीचे के अफसर उसके उस प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे। तो ये तो गलत है, ये तो एक किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये कानून लाया गया है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, अब्यूज़ करने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह सदन में खड़े होकर ये कह रहे थे कि कानून तो सदन ने बनाया, मानना तो पड़ेगा सबको। गृह मंत्री अमित शाह तो ये भी बोले थे कि इसमें कोई हिंदू नहीं रहेगा, तो वो एक गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोले, ऑन रिकॉर्ड है, बार बार बोले हैं। तो आप कानून एक्ट को निकाल के देखिए, उसमें तो है। अब कानून मानना पड़ेगा तो ठीक है, कानून आप पास किए हैं, आप संविधान के विरुद्ध पास किए हैं, तो इसलिए तो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है ना, इसलिए लोग गए, जो कानून के मानने वाले ही ना लोग गए। हम लोग कानून को मानते हैं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि कानून तो दूसरी पार्टियों ने तोड़ा, पिछले 70 सालों से यही हो रहा था, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो वो बोलने के लिए है, बोलने के लिए है। आप जो है प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हरियाणा में कि 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट था वो उसमें बहुत करप्शन था, ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लूट खसोट का था। तो उस एक्ट को पार्लियामेंट से जो पास हुआ, आपको मालूम है, उसमें बीजेपी का भी समर्थन था, बिल्कुल सर्वसम्मति से वो पास हुआ था। तो वो भी वो जिम्मेदार है। तब इसका मतलब वक्फ बोर्ड में सही से लागू नहीं हुआ। नहीं, लागू होना अलग बात है, लागू करना पड़ता है। गलत चाहे वक्फ बोर्ड करे, मुतवल्ली करे, उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। कानून में ये होना चाहिए। आप उसमें इस एक्ट में लिमिटेशन नहीं था, आप इसमें लिमिटेशन लेके आए हैं कि 12 साल तक कोई
जो है कब्ज़ा रहेगा वक्फ की ज़मीन पर तो उसको लेजिटिमेट हो जाएगा। तो आप जो है कहाँ वक्फ को बचा रहे हैं, आप तो और उसको लुटवाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आप जो है कपिल सिब्बल साहब को मैंने सुना कि जब बिल लोकसभा में पेश हुआ तो उसमें ये क्लाउज नहीं था कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एंशियंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत कोई भी प्रॉपर्टी आता है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगा। इसमें तो आगे चल के जो देश की राजधानी में जामा मस्जिद है उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये खुद कपिल सिब्बल साहब राज्यसभा सांसद हैं और इतने सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने खुद ऑन कैमरा बताया है कि ये क्लाउज जब बिल लोकसभा में आया नहीं था और जब गजट नोटिफिकेशन आया तो इसको भी ऐड कर दिया गया। गृह मंत्री पार्लियामेंट में कुछ बोलते हैं, किरण रिजिजू जी कुछ बोलते हैं नोटिफिकेशन। ये तो ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री पार्लियामेंट में बोलते हैं कुछ है और होता कुछ है। लेकिन प्रधानमंत्री, जहां आपने जिक्र किया कि हरियाणा में खड़े होकर कैसा कह रहे थे, वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर सही से इस एक्ट को लागू किया हो गया था मुसलमान युवा आज पंचर न बना रहा होता। आप 11 साल से हैं तो मुसलमान के लिए कौन काम किए हैं? आपने सारे स्कॉलरशिप बंद कर दिए, माइनॉरिटीज़ का जो माइनॉरिटीज़ का आपका जो विभाग है उसका बजट एकदम बहुत कम कर दिए। तो आप मुसलमानों की भलाई के लिए क्या कर दिए? मुसलमान जिस हाल में है खुश है। यह है मेरी भी ये है कि मुसलमानों को अब अधिक से अधिक एजुकेशन पर, तालीम पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कह रही है कि कब्जा मुक्त कराने के लिए कानून लाया गया है, जो कब्जा हो गया ये कब्जा करने का कानून है। ये जो अगर कोई बोल रहा है कि कब्जा मुक्त, ये कब्जा करने का सारा क्लाउज आप पढ़ लीजिए ना। आपको जो बताए लिमिटेशन से लेके हर चीज़, आप जो है कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कोई उस पर आवेदन दे दिया डीएम के यहाँ, तो आप बोलते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी जब तक के वो जजमेंट नहीं हो। 50 साल लग जाएंगे। डीएम जजमेंट दिया, लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 20 साल 50 साल लग जाएगा तो आप वक्फ की प्रॉपर्टी वो वक्फ नहीं रहेगा। तो ये कहाँ से आप कब्जा मुक्त कर रहे हैं? आप कानून में प्रावधान लाते कि इसको वक्फ प्रॉपर्टी को जो पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हो, जिस तरह से उसके इंक्रोचर्स, ग्रैबर्स को जो है तो फौरी तौर पर जो है बुलडोजर चला के हटा दिया जाता है। तो ऐसा करना चाहिए, तब हम समझें कि आपकी नीयत सही है कि आप वक्फ को की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, वक्फ को कब्जा मुक्त करना चाहते हैं। गलती तो हम लोगों से भी हुई, हमारे पूर्वजों से भी हुई कि हमने सही ढंग से जिस मकसद के लिए जो वो वाकिफ़ जो है इन ज़्यादात को वक्फ किए हैं, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम भी कसूरवार हैं। हम लोग जो है इस पर ध्यान अगर दिए हुए तो आज ये स्थिति, इससे जो है दर्जनों यूनिवर्सिटियां चल सकती थी, मेडिकल कॉलेज चल सकते थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। ये थे मास्टर मुजाहिद, जिन्होंने पूरी तरीके से बताया कि कितना ख़तरनाक है वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट आया है। और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय